नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद नवजोत। तो आज जो हमारी लास्ट ट्रिप थी केदारनाथ की, जो हमने इस साल दिवाली के जस्ट बाद, जब कपाट बंद होने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले हमने करी थी। तो आप लोगों को इसको पूरी जो ट्रिप है इसके अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आपको करना चाहिए और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, और अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं से भी आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ से जो केदारनाथ तक पहुंचने का संसाधन है वो आपको कहाँ से मिलने वाले हैं उसके बारे में, और यहाँ पे जो ये यात्रा है जो भी पड़ा हुआ है इसमें कौन कौन सी जगहें हैं, कितना टाइम लगने वाला है और किस तरीके से आप अपना जो बेस्ट तरीके से जो दर्शन है वो कर सकते हैं, और कौन कौन से सामान आपको यहाँ पे लाने चाहिए केदारनाथ में आने के लिए, स्पेशली अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं, या फिर कौन सा सीज़न सबसे बेहतरीन है केदारनाथ को विज़िट करने का। और अगर आप जो है हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े खच्चर इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या बजट, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो ये सभी की सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको केदारनाथ किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जो स्मॉल बजट्स के अंदर है किस तरीके से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जो हमारा सफ़र है, हम लोग जो अपना सफ़र है वो ऋषिकेश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग दिल्ली से आ रहे हैं या फिर कोई और जगह से आ रहे हैं तो ऋषिकेश तक की आपकी जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। और अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो फ़्लाइट से आप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और वहाँ से फिर आप जो ऋषिकेश है वहाँ तक आ सकते हैं। और ऋषिकेश से आपको जो बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी केदारनाथ आने के लिए। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हो तो आ सकते हैं, बट यहाँ पे जो है लास्ट का जो 50-60 किलोमीटर का जो पैच है, स्पेशली जो गुप्त काशी के बाद का है, वो काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। तो अगर आपको हिल में ड्राइविंग करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो बेटर है कि आप बसेस से आएँ। और अगर आप टू व्हीलर से आ सकते हो तो टू व्हीलर से आप आ सकते हैं। आपको जो केदारनाथ या फिर उत्तराखंड को विज़िट करने का सबसे बेस्ट टाइम है वो है कि जब आप जिस टाइम पे कपाट खोलते हैं तब से, और जब मानसून स्टार्ट होता है उससे पहले। मानसून के टाइम पे जैसे कि पहाड़ी इलाका है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो आपका लैंडस्लाइड है ये होते रहते हैं। और बरसात में जैसे आपको पता है कि 2013 के अंदर जो हुआ था, जैसे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी लैंडस्लाइड ये अभी जो है नवंबर के मंथ के अंदर है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हिल्स एरिया के अंदर। तो बेटर है कि आप एक सेफ्टी के साथ आएँ, जिसमें आप बरसात से पहले आ सकते हैं या फिर बरसात ख़त्म हो जाने के बाद, सितंबर के बाद का जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा आप आ सकते हो। तो अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हो तो ऋषिकेश से अगर आप बस से आ रहे हो तो जो उत्तराखंड के अंदर है विश्वनाथ सेवा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका जो किराया है ऋषिकेश से जो गौरीकुंड तक का है वो ऑलमोस्ट 500 के आसपास है। तो एक अच्छी खासी बजट के अंदर आप जो है इसको प्लान कर सकते हो। और रास्ते में आपको अच्छे खासे जो व्यूज़ हैं आपको दिख ही रहा होगा। रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी है जब से जो ये चार धाम यात्रा वाली जो रोड है ये स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से रास्ता काफ़ी अच्छा हो चुका है। केवल जो आखिरी का जो 50-60 किलोमीटर का पैच है वही है जो थोड़ा सा, जहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, और आई थिंक अगले सीज़न तक वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप अगल बगल के नज़ारे इनको आप देख ही सकते हैं। तो हमने ये वीडियो कम्प्लीटली जो है हम बस से ही गए थे विश्वनाथ से, तो उसी से ही इसमें हमने बनाया है। और सबसे बेस्ट अगर आप ये जो नज़ारे लेने चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप जो ड्राइवर के सामने वाला था जहाँ से कि हमने ये वीडियो शूट करा, वहाँ से अगर आप बैठोगे तो आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलेगा। तो करंटली हम लोग अभी जो है देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे जो है आपको गंगा और अलकनंदा, इन दो जो नदियाँ हैं इनका संगम मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो दो, आप अगर आप देखोगे, हम लोग अभी कैप्चर नहीं कर पाए, बट मैंने जैसे पहले देखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भागीरथी और अलकनंदा है दोनों का ही कलर काफ़ी अलग रहता है, और जो उनका जो जहाँ पे वो मिक्स होते हैं जिसको जनरली प्रयाग कहा जाता है, इसलिए जैसे यहाँ पे कि इसको देव प्रयाग कहा गया है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक सुंदर एक अलग ही अनुभव रहता है कि दो डिफरेंट कलर की जो नदियाँ आपस में मिलती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं जो आपको रास्ते में आने वाली है। जैसे हमने बताया ऋषिकेश से अगर आप जा रहे हो तो पहला जो तरीका है, अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हो या फिर अपनी कार से आ रहे हो तो देवप्रयाग आप देख सकते हो। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो है फ़ोटोशूट वो सब चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मेन स्टेशन है
यहाँ पे वो है आपका श्रीनगर। तो हम लोग अभी श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। और जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जैसे आपको थोड़ा ज्योग्राफी का बताता हूँ कि उत्तराखंड जो कि एक हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आप जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि लोअर हिमालयाज़ आते हैं, फिर उसके बाद मिड हिमालयाज़ आते हैं, और फिर जो ग्रेट हिमालयाज़ आते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपको दिखाई देगा कि जो चोटियाँ हैं ग्रेट हिमालय की, वो आपको दिखना स्टार्ट होंगी। और जैसे कि उत्तराखंड में जो ये ज्योग्राफी है, यहाँ पे जो ये पहाड़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा नए हैं अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ इनकी एज की। तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रास्ते यहाँ पे एक अच्छा खासा जो रास्ता है मतलब बन भी रहा है, और साथ साथ यहाँ पे लैंडस्लाइड ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो थोड़ा जब भी आप आ रहे हो, अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरना बहुत नॉर्मल सी बात है। इवन अगर आपको जाओगे तो सिंपली आपको बंदर भी दिख जाएंगे। बंदर जो जब भी वो इधर से उधर जाते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो पत्थर वत्थर बहुत इजीली गिर जाते हैं। तो आप थोड़ा अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप जब हिली रीजन्स के अंदर आ रहे हैं तो। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीच में हो सकता है कि आपको कहीं पे जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा बफर टाइमिंग ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे कई बार जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो वो चीज़ें कई बार काफ़ी दिनों तक भी रह जाती है, कई बार घंटों में सही हो जाती है चीज़ें जो रोड हैं, कई बार टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा बफर टाइम ज़रूर लें। और जैसे कि हम अभी रुद्रप्रयाग से आगे आ चुके हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो दृश्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा साफ़, और जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आसमान है नीला, जो कि अगर आप दिल्ली गुड़गांव कहीं से आ रहे हो तो आपको वहाँ पे जनरली जो नीला आसमान है वो दिखाई नहीं देगा। तो अब हम फाइनली जो है जो लास्ट जहाँ पे बसने में उतारा है गौरीकुंड, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब गौरीकुंड तक तो वैसे गाड़ी है, बस नहीं जाती है, तो यहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। और उससे पहले आप यहाँ पे जैसे जिस भी सीज़न में आप आ रहे हो, कोशिश करना कि यहाँ पे बाहर पे आपको ग्लव्स वगैरह अगर आप नहीं लाए हैं तो ग्लव्स वगैरह ज़रूर लाएं साथ में रेन कोट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ का जो एरिया है यहाँ पे बारिश किसी भी टाइम हो जाती है। तो रेन कोट मस्ट है, साथ साथ ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड में हवाएं चलती है तो आपके हाथ काफ़ी ठंडे हो सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं तो हमें एक भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी है, और कह सकते हैं कि हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, जहाँ से कि केदारनाथ का जो रियल पद यात्रा है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये पहली सीढ़ी है जो कि हमारे भाई साहब ने बताया कि इसको पहली सीढ़ी है, सुनो इसको छू के जाओ उसके। तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आधा किलोमीटर के बाद ही आपको, अगर आपको खच्चर लेना है तो आप खच्चर ले सकते हैं। और खच्चर के जो चार्जेस यहाँ पे हैं, वैसे तो जो गवर्नमेंट रेट है वो 2400 रुपये 2500 रुपये के आसपास है, बट जनरली आप जानते हैं जैसे कि हिंदुस्तान में वो होता नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको खच्चर के लिए ऑलमोस्ट करंटली जैसे अभी का हिसाब है, जैसा कि ऑफ सीजन है, तो यहाँ पे 6000 के आसपास आपको रेडी रहना चाहिए पे करने के लिए। और अगर आप सीज़न के टाइम पे आ रहे हो तो वहाँ पे ये 8 से 9000 के आसपास एक आदमी का ऊपर जाने का खच्चर का। Hey guys, my name is धीरज सक्सेना और मेरा नाम है नवजोत जोशी। तो हम लोग यहाँ पे दिवाली के बाद जो फेस्टिवल का सीज़न रहता है वो मनाने के लिए हम आए केदारनाथ। और अभी हमने एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 4 o'clock इवनिंग। तो हम टारगेट ले चुके हैं कि 20 किलोमीटर्स हमको रात को 9 बजे तक पूरा करना है। तो गाइज आप चेक करते रहना, और ये हमारा वादा है कि हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। यहाँ पे रात में भी देखते हैं रात में कैसे फैसिलिटी है, और वो चीज़ हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोग को पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये जो चढ़ाई है, बस आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और नीचे आप देख सकते हो ये मंदाकिनी रिवर है, जिसके किनारे पे हमारा केदारनाथ का जो टेम्पल है वो है। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं ऊपर से अभी आ रहे हैं जिन्होंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया होगा ऊपर चढ़ना। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ये जो यात्रा है। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे खच्चर घोड़े, जो लोग नहीं चल पाते हैं वो इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है, और उसको हम आपको बाद में अपडेट करते हैं। हम एक बात करने वाले हैं जो पालकी में ले आते हैं उनसे कि कितना रुपए लेते हैं। जैसे 80 किलो का, तो बताओ इसका कितना होगा भैया?
किलो को बोल दिया तो मैंने 14-15-16 हज़ार। 16,000 भाई साहब, मतलब ऐसा एक बंदा हफ्ते में मिल जाए तो 16 चक्कू 50-60 हज़ार। रेस्ट भी तो करेगा वो, घोड़ा भी नहीं रेस्ट मिलता है घोड़ा का। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा 80 किलो का बंदा आपको हफ्ते में, फेंकेगा ना 2 दिन तो रेस्ट करेगा वो। नहीं नहीं मैं बोल रहा 80 किलो का बंदा हफ्ते में बोल रहा हूँ मैं, हफ्ते में। हाँ, हफ्ते में अगर 2 मिल जाएंगे तो 15-15-30 हज़ार तो यही हो गया। 30,000 फिर उसमें 7-8 हज़ार खाएगा ना। 7,000 तो वही फिर 7,000 का इंसान खाएगा वो। 7,000 तो 1500-2000 तो होटल में रहने का होता है। ऊपर जाओ ना 80 रुपये बोतल तो तुमको पानी मिलेगा, बोतल 80 रुपये बोतल भैया। बोतल मिलेगा, वो भी मिलेगा ही नहीं मिलेगा बोतल। अच्छा, मतलब फिर तो आपका एक के आसपास बन जाता होगा, एक के आसपास महीने में, 6 महीने में, 6 महीने मतलब 1 महीने में 1 लाख। ना इतना नहीं, रेस्ट लेना पड़ता है। अच्छा रेस्ट लेना पड़ता है। चलो चलो, धन्यवाद भैया। तो जैसे कि आपने डायरेक्टली वो भैया से हमने जब पूछा था कि अगर एक 70 किलो के आदमी को अगर आप पालकी पे ले जाते हो तो उसका कितना लगेगा, तो 16,000 के आसपास अभी है। और सीज़न के टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो उस टाइम पे यहाँ पे 20,000 के आसपास अगर आप एक 70 किलो के आदमी को यहाँ से ऊपर ले जा रहे हो। तो वैसे है भी काफ़ी डिफ़िकल्ट यहाँ पे टेरेन, अगर देखो तो मतलब हम भी अभी 2 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और काफ़ी अच्छा खासा एक थकान लग रही है। तो हम लोगों को लगातार चलते हुए हो चुके हैं, हम 4 बजे के आसपास चलना स्टार्ट किया था और अभी 6:30 के आसपास हो चुका है। तो हम लोगों ने 5 किलोमीटर के आसपास का जो सफ़र है वो कर लिया है और हम अभी जो रामबाड़ा है, जो आपने मूवी के अंदर देखा होगा, क्योंकि ये रामबाड़ा वैसे तो 2013 की जो त्रासदी है उसके बाद से जो है कह सकते हैं जो प्रॉपर रामबाड़ा था वो अब रहा नहीं है। तो उसके आसपास हम आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर रात का टाइम हो चुका है और लोग अगर लगातार चल रहे हैं। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे लगातार रात को भी चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर लाइट है और जगह जगह पे आपको जो पानी है, क्योंकि पहाड़ों में हो आप तो आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जैसे रात का टाइम होता है वहाँ पे जो ठंड है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप सर्दियों के सीज़न में आ रहे हो तो प्रॉपर जो सर्दियों का है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर कभी देखें तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास है और ये 7 बजे के आसपास की बात है। तो हमें लग रहा है कि रात के टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता होगा। तो उसको हम आपको आगे अपडेट करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, क्या है। बहुत मतलब है 6 ठीक है, 2 घंटा। तो आप देख सकते हो अभी हुआ है रात के ऑलमोस्ट 6:45 और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 to 9 60% के आसपास चीज़ें कवर कर ली हैं। तो जैसा हमारा टारगेट था 9 बजे के अराउंड पहुंचने का, तो हमें लगता है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो। तो आप लोग तैयार रहिएगा 9 बजे। थके हुए 2 खिलाड़ी देख लो। सो हमारे साथ हैं ये सक्सेना जी और मुझे आप जानते ही हो, ये यूट्यूबर नवजोत जोशी यस, फाउंडर ऑफ इंशाल्लाह। तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों ने लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब मेरे को ग्लव्स पहनने के बाद भी एक हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे हाथ सुन्न हो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज यहीं पे रुकने वाले हैं, सुबह निकलेंगे। जो हम लोग ने सोचा था कि हम 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाएंगे ऊपर, बट हम वो लोग नहीं कर पाए। काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अब हार्ड है और टाइम लग रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि आप अगर आप कितने भी फिट हो फिर भी आप 8.5 से 9 घंटे आपको लगेंगे ज़रूर। तो हम लोग आज टेंट में रुकने वाले हैं और यहाँ पे टेंट की जो हमारी व्यवस्था है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये ऑफ टाइम है। 1500 के आसपास पड़ा है 4 लोगों के लिए, 350 के आसपास है, जो कि काफ़ी रिजनेबल है। और अगर आप यही चीज़ गर्मियों के टाइम पे आते हो या फिर सीज़न के टाइम पे आते हो तो आपको उस टाइम पे 1000 से 1500 के आसपास पर पर्सन देना पड़ेगा। तो हम लोग सुबह यहाँ से 6 बजे के आसपास निकलते हैं, जिसके बाद हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम और लगेगा ऊपर पहुँचने के लिए। हाय। तो हम मॉर्निंग में 6:30 बजे निकल चुके हैं और आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह का दृश्य। जो सबसे बेस्ट चीज़ कह रहने वाला हूँ कि मैं आपको रात के टाइम आप ट्रैवल करो, सुबह के टाइम आप यहाँ पे दर्शन के लिए निकलो, आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है आपको दिख रही होगी सुबह मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में इतना रश भी नहीं है, तो अच्छी खासी फ़ोटो शूट आप कर सकते हो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बेस कैंप
जो केदारनाथ बेस कैंप है, और यहाँ पे भी आपको जो रहने की व्यवस्था है वो मिल जाती है अच्छी खासी। बट कल रात हम इसलिए रुक गए थे क्योंकि हमें डाउट था कि आगे हमें जो टेंट वेंट है वो खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम पहले ही रुक गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने अपने अपने टेंट लगा रखे हैं, और जो मॉर्निंग का व्यू है वो तो हमेशा इससे ही अच्छा रहता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड है वो बस हमारे सामने से गुजर ही रहा है। तो हेलीपैड के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आप हेलीकॉप्टर से करना चाह रहे हो तो उसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी का अलग अलग है, बट स्टार्टिंग जो है 2500 से लेकर 3500 तक है। तो इतने में वन साइड का आप कर सकते हो। जैसे नीचे से आप आ रहे हो तो 3500 में तक आपका जो है हेलीकॉप्टर से सवारी हो जाएगी, और यहाँ से नीचे जाने का भी सेम वही है कि 3500 के आसपास। तो अगर आप एक पर्सन का देख रहे हो 7000 के आसपास आपको लगेगा, और आप मंदिर के काफ़ी नज़दीक, मतलब वहाँ से केवल आधा किलोमीटर का ही जो सफ़र है आगे है जो रह जाता है। तो अगर आप नहीं कर सकते हो, चलने में असमर्थ हो, तो आप हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सकते हो। और बाकी जो हेलीकॉप्टर से जो व्यू है अब वो तो हम यूज़ नहीं कर पाए, मतलब देख नहीं पाए। देखते हैं अगली बार अगर आएंगे तो उसको उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को दिख रहा होगा जो 2013 में जो त्रासदी हुई थी उसके बाद का जो चिन्ह है अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पहाड़ कटा हुआ है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है वो कह सकते हो कि हर 5 मिनट में यहाँ से हेलीकॉप्टर एक रवाना होता है, एक हेलीकॉप्टर आता है। तो बहुत फास्ट कम्यूटेशन है, तो आप इजीली इस चीज़ को जो है अवेल कर सकते हो। जहाँ तक बाकी लोगों से हमने बात करी तो हेलीकॉप्टर में आपको यहाँ पे केवल 10 मिनट ही लगता है नीचे से ऊपर आने में, जबकि अगर आप पैदल आ रहे हो तो 10 घंटे लगते हैं आपको। तो अगर आप स्लो मज़े लेने चाहते हो तो आप पैदल आ सकते हो, और अगर आप जल्दी में हो, असमर्थ हो, तो आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेलीपैड से जो केदारनाथ का जो मंदिर है वो केवल आधा किलोमीटर ही दूर है। और ये रास्ता जैसे हम लोग अभी केदारनाथ का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे आप लोगों को दृश्य दिख रहा होगा, मंदिर जो है, साथ साथ जो पीछे पहाड़ी है जिसको केदारनाथ चोटी भी कहा जाता है। तो हम लोग फाइनली जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो आप लोगों को सुनाई दे ही रहा होगा बैकग्राउंड में कि जो शिव जी के भजन हैं, और एक अलग ही माहौल है, बहुत अलग ही एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये काफ़ी फेमस है कि बाबा जी हैं जो चंदन का तिलक लगाएंगे और उसमें जो त्रिशूल है वो बनाते हैं। अब मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ ताकि आप जो ये ऑरा है इसको फील कर पाओ। अब मैं आप लोगों को जो केदारनाथ जो मंदिर है इसकी महत्वता क्या है हमारे पुराणों में उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि महाभारत का जो युद्ध था उसमें जो पांडव थे उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो उसके बाद जब वो अपना राजपाट संभाल रहे थे तो उसके बाद जो पांडव थे उनको एक श्राप मिला था कि उन्होंने जो अपने भाई बंधु हैं और जो बहुत सारे ब्राह्मण युद्ध के अंदर मरे थे तो उनकी जो मृत्यु का श्राप था उनके ऊपर। तो जब वो अपना इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे थे तो उस चीज़ के लिए कृष्ण भगवान ने उनको एक एडवाइस दी थी कि वो जो शिव जी हैं शिव जी के पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करें। तो पांडवों ने अपना जो राजपाट था वो अपने परिजनों को देने के बाद जो है इस तरफ आए थे हिमालय की तरफ, और यहाँ पे वो शिव जी भगवान की खोज करने लगे। तो पहले वो गए थे काशी में उनको था कि जैसे जो काशी है वो शिव जी की नगरी है, बट वहाँ पे उनको जब शिव जी नहीं मिले तो वहाँ से फिर वो हिमालय की तरफ आए। और हिमालय में जब शिव जी को भी पता था कि पांडव हमारे पास आ रहे हैं उनके पास आ रहे हैं तो उन्होंने अपना जो रूप है वो बदल दिया और वो एक जो बुल जिसको कि नंदी
कह सकते हैं कि नंदी के रूप में आए। और जो गुप्त काशी है वहाँ पे जो भीम थे, भीम ने शिव जी को पहचान लिया, मतलब नंदी को देख लिया, उनको लगा कि ये नंदी कुछ अलग है, तो उन्होंने शिव जी को पहचान लिया और वो जैसे ही उनके पास जा रहे थे उतने में जो वहाँ पे शिव जी थे वो वहाँ पे गायब हो गए, धरती के अंदर समा गए। तो इसलिए जो गुप्त काशी है उसका नाम गुप्त काशी रखा गया, क्योंकि वहाँ पे शिव जी गायब हो गए थे। और उसी टाइम पे जैसे कि शिव जी को उन्होंने पहचान लिया था, तो उस टाइम पे एक आकाशवाणी हुई थी कि क्षमा याचना के लिए इनको शिव जी ने कहा था कि मैं इस क्षेत्र में 5 अलग अलग रूपों में तुम्हें मिलूँगा और तुम्हें मुझे उन रूपों के अंदर पहचानना है। तो उन्हीं में से एक रूप है आपका केदारनाथ, फिर एक है आपका तुंगनाथ, और नेक्स्ट है मध्यमहेश्वर, फिर रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो केदारनाथ है यहाँ पे जो शिव जी की जो बुल का जो हम्प रहता है वो यहाँ पे है। तुंगनाथ में जो शिव जी का हृदय और हाथ वो वहाँ पे हैं। मध्वेश्वर में उनकी नाभि है, और रुद्रनाथ में जो उनका जो चेहरा है, फेस है, वो है वहाँ पे, और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं हैं। तो इस तरीके से ये 5 केदार हैं, इनका महत्व है। और उसमें से जो केदारनाथ है इसका जो बनाने का था वो भीम ने किया। अगर आप आओगे यहाँ अंदर मंदिर में देखोगे तो यहाँ पे जो 5 पांडव हैं उनके भी मंदिर है, मंदिर के अंदर जो केदारनाथ मंदिर है उसके अंदर, और वहाँ पे लिखा हुआ भी वो सब चीज़ें आपको दिखाई देगा, भीम का, अर्जुन का, और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन सभी के ही अंदर छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे जब भी कभी केदारनाथ का आओगे। तो ये एक महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो इस तरीके से 2 तरीके से जो केदारनाथ का मंदिर है इसकी मान्यता है। तो अभी हम लोग आए हैं भैरव दर्शन के लिए, यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर केदारनाथ मंदिर से, और कहा जाता है कि भैरव दर्शन के बाद ही आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट होती है। तो जो केदारनाथ मंदिर के यहाँ पे जो दृश्य है, यहाँ पे जो भैरव मंदिर से ऊपर से काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग नीचे थक जाते हैं, केदारनाथ तक पहुँचते ऊपर नहीं आते हैं, बट उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ये चढ़ाई है, ये आखिरी जो आधा किलोमीटर है, ये वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ से आपको जो व्यू दिखता है केदारनाथ मंदिर का, जो आप लोगों को दिख रहा है सामने, और साथ साथ जो उसके बाद जो पीछे का व्यू है, जो पूरी घाटी है जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, रामबाड़ा, पूरा का पूरा आपको यहाँ से दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा व्यू है। और साथ साथ जो पीछे हिमालय है वो तो खैर देखने लायक ही है। तो आप यहाँ तक आए हो तो भैरव मंदिर तक ज़रूर आइए। तो फाइनली जो हमारा सफ़र है केदारनाथ का वो कंप्लीट हुआ। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है केदारनाथ के रिगार्डिंग, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ क्वेश्चन जो छूट गया हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हम लोगों का 2 लोगों का यहाँ पे जो बजट बना है केदारनाथ आने में, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 10,000 रुपये लगा। साथ साथ हम इसमें तुंगनाथ भी गए हैं। तो अगर आप सीज़न के टाइम पे आ रहे हो तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो हमने अभी 10,000 के आसपास हुआ है वो आपका 15 से 18,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस है डायरेक्टली नहीं है। सामान जितना भी है सब कुछ खच्चरों पे आता है, खाने पीने का सामान। तो इस कारण से यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो इतना बजट लेके ज़रूर आइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे आप अपना जो सुझाव है वो लिख सकते हैं। एंड भगवान करे आप जो अगले सीज़न है वहाँ पे जो बाबा केदार है उसके दर्शन करें। एंड भम भम बोले ज़रूर लिखना कमेंट के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्य धन्य हो जाता हूँ उस देवभूमि के ध्यान से, मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और